नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस। किसानों की समस्याओं के प्रति सदैव संवेदनशील विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े ने कहा। सिद्धू ने कर्नाटक को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र की आलोचना की। कर्नाटक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की गारंटी पर निर्भर है। एफडीए परीक्षा कदाचार 80,000 रुपए कमाने वाला इंजीनियर नौकरी चाहता था, लेकिन अवैध रूप से। केरल बम ब्लास्ट मामले में सीएम विजयन की सर्वदलीय बैठक, बोले राज्यों को बदनाम करने के प्रयास के खिलाफ एकजुट हों। कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमले, फिर शुरू हुआ टारगेट किलिंग का सिलसिला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रशासन की ओर से 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस के तहत सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन, जैविक और पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ध्वजारोहण करेंगे। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और राज्य रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान करेंगे। औराद के विधायक प्रभु चव्हाण, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े, हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल और विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव, मलकापुरे अरविंद कुमार अरली, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, सुशील नमोशी, भीमराव बी पाटिल और बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस भाग लेंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे वन, जैविक और पर्यावरण और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे द्वारा ध्वजारोहण और सलामी स्वागत, उसके बाद पाठ चंचल और कन्नड़ राज्योत्सव के बारे में मंत्री का संदेश, उसके बाद अभिनंदन, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वालों के लिए कार्यक्रम, स्कूली बच्चों द्वारा कन्नड़ राज्योत्सव, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। शाम 5:30 बजे पूज्य चन्नबसव पट्टा देवरू रंग मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े ने कहा कि सिरसी में करंजा जलाशय की सिंचाई बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का एक गांव परियोजना के अंतर्गत कारंजा बैकवाटर क्षेत्र के विभिन्न गांवों की नहर किसानों के खेतों की सिंचाई कर सुविधा के लिए पानी सांगो लोगी, नेलवाड़, बावगी, सिरका, औराद एस, बैरनल्ली, बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र बागदला सहित करीब 21 किलोमीटर की दूरी तक जलापूर्ति की परियोजना। ऐसा तब होता है जब नहरों में पानी की रिसाव की शिकायत आने लगती है। इस सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी कारण से पानी का रिसाव न हो। नहरों में अनेक प्रकार से सीढ़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिनों तक लगातार पानी छोड़ा जाए। बाद में किसानों ने जमीन से संबंधित कुंडों की कमी की शिकायत की। किसानों की समस्याओं की शीघ्र जांच कराई जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसका समाधान करने के निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समय। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक श्रृंखला में सिद्धरामैया ने कहा कि हालांकि कर्नाटक देश में दूसरा सबसे बड़ा कर योगदान करता है, लेकिन राज्य को केंद्रीय अनुदान में लगातार गिरावट आ रही है। कर्नाटक अपनी वृद्धि और विकास को जारी रखने के लिए समान वित्तीय सहायता का हकदार है। ये उचित हिस्सेदारी का समय। #आंसर माड़ी मोदी के तहत पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के तहत 14वें वित्त आयोग ने 4.72% कर हिस्सेदारी देकर कर्नाटक के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। हालांकि बाद में भाजपा के नेतृत्व वाले 15वें वित्त आयोग ने इसे घटाकर मात्र 3.64% करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में समायोजन से हमारे राज्य को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की भारी वित्तीय कमी हुई है। गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति सहित 5 योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के आधार पर राज्य कांग्रेस अब कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटें जीतने के लिए आश्वस्त। अंकोला में नदावरा सभा भवन का हॉल में 5 योजनाओं की उपलब्धियों से गूंज उठा, क्योंकि लगभग सभी कांग्रेस नेताओं ने उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी कुल 28 में से 20 सीटें जीतकर अपने विधानसभा चुनाव की उपलब्धि को दोहराएगी। उनके पास कई सुझाव भी थे। पार्टी को संगठित करना 1 या 2 दिन या सिर्फ चुनाव के दौरान की बात नहीं होनी चाहिए, ये लगातार और हर दिन किया जाना चाहिए। हलियाल विधायक आरवी देशपांडे ने कहा कि भाजपा पर निशाना साधते हुए देशपांडे ने कहा कि भगवा पार्टी के नेता अफवाह फैला रहे हैं कि कई विधायक उनके साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कांग्रेस नहीं छोड़ रहा है और हमें निश्चित रूप से भाजपा की किसी को जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों को भी सलाह दी, सार्वजनिक रूप से झगड़ने के बजाय आंतरिक मतभेदों को सुलझाएं। राजनीतिक दल में मतभेद होना स्वाभाविक है, इसे सार्वजनिक कर मीडिया को दावत न दें, इसे पार्टी के अंदर ही सुलझाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 20 लोकसभा सीटें जीतने के लिए 20 लोकसभा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस 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 20 लोकसभा सीटें जीत
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को बोर्ड और निगमों में प्रथम श्रेणी सहायक एफडीए पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान कदाचार ने कई दिलचस्प प्रकरणों को जन्म दिया। अभ्यर्थी लक्ष्मीपुत्र की बहन शैलश्री तलवार को विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे अपने भाई को मोबाइल फोन के माध्यम से उत्तर लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मीपुत्र, जिसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस था, ने अपनी बहन और दोस्त गंगाधर की मदद से परीक्षा दी। परीक्षा के बाद कार में बैठकर परीक्षा पर चर्चा कर रहे तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि आरडी पाटिल, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई परीक्षा घोटाले के सरगनाओं में से एक है, उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस, सिम कार्ड और उत्तर दिए थे और उन्होंने उनके लिए भुगतान किया था। एक अन्य अभ्यर्थी आकाश मंथले को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ घुसने की कोशिश करने के आरोप में अफजलपुर के महंतेश्वर विद्या वर्धक संघ में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पहले गिरफ्तार किया गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई पूरा करने वाला आकाश बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करता था और 80,000 रुपए प्रतिमाह वेतन कमा रहा था। चूंकि वो सरकारी नौकरी चाहता था, इसलिए उसने एफडीए परीक्षा के लिए आवेदन किया और आरडी पाटिल के साथ 25 लाख रुपए में एक सौदा किया ताकि उसे इसमें सफलता मिल सके। उन्होंने पहले ही आंशिक भुगतान कर दिया था। कलबुर्गी में शरण बसवेश्वरा कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी एक उम्मीदवार त्रिमूर्ति ने ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके परीक्षा लिखी, जबकि उनके भाई अमरीश ने मोबाइल फोन के माध्यम से उत्तर दिए। जबकि ये अधिकारियों को सूचना मिली तो त्रिमूर्ति को परीक्षा केंद्र से बाहर बुलाया गया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस जब्त कर लिया गया। पुलिस ने त्रिमूर्ति और अमरीश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यदि आप राज्य के गैर मूल निवासी हैं और मुफ्त में कन्नड़ सीखने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा के माध्यम से, तो कन्नड़ राज्योत्सव दिवस 1 नवंबर से बेहतर दिन शुरू करने के लिए क्या हो सकता है। कन्नड़ ऑनलाइन ट्यूशन और सरजापुर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक पहल टॉक कन्नड़ बोल्डली निःशुल्क है और इसे दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है। कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और 5 चैनल्स में से किसी एक से जुड़ सकते हैं। मंच कन्नड़ सीखने को प्रोत्साहित करता है और इसे नियमित उपयोग के लिए लागू करने में मदद करता है। कार्यक्रम समन्वयक जगदीश कोट्टूर शेट्टार ने कहा कि स्कूल में कन्नड़ पढ़ना सीखने के बावजूद कई गैर देशी भाषी कन्नड़ में संवाद करने से झिझकते हैं, क्योंकि वे गलतियां करने से डरते हैं। यहाँ तक कि स्कूली छात्र भी भाषा पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन नियमित उपयोग के लिए वाक्य नहीं बना पाते। हम कार्यक्रम की मदद से इसे बदलना चाहते थे। मंच पर अनुभवी मॉडरेटर किसी भी अन्य भाषा, अंग्रेजी, हिंदू, तमिल, तेलुगु या मलयालम के माध्यम से कन्नड़ सीखना आसान बनाते हैं। एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हैं और कुछ ही समय में प्रवाह में सुधार करते हैं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल के कालम सेरी में ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में हुए रविवार को हुए धमाकों ने पूरे देश में सनसनी फैलाई। सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के पीछे आतंकी एंगल होने का शक जाहिर किया। इस घटना के बाद राज्य के सीएम पिनराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब इस बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस बम ब्लास्ट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। केरल के राजनीतिक दलों की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया कि भाईचारा और समानता की सामाजिक स्थिति ने केरल को दुनिया के ध्यान का आकर्षण का केंद्र बना दिया। केरल वासियों के अपने जीवन की कीमत पर भी इस माहौल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की परंपरा है। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो केरल के इस गौरवपूर्ण सामाजिक स्थिति के प्रति असहिष्णु और इसे खत्म करने के लिए उत्सुक हैं। जारी किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि बैठक स्पष्ट करती है कि किसी भी कीमत पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केरल को तोड़ने के अलग अलग प्रयासों पर काबू पाकर एक मन से आगे बढ़े। सभी लोगों से अनुरोध है कि वे किसी भी अलग घटना के आधार पर केरल, इसकी गौरवशाली धर्मनिरपेक्ष परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विशिष्टता को
बदनाम करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एकजुट हों। राज्य में मतभेदों से परे शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष सद्भाव को सभी स्तरों पर मजबूत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साया नजर आने लगा। आतंकियों ने बीते दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मारी। वहीं आतंकियों ने पुलवामा में एक गैर स्थानीय मजदूर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर ही इन 2 बड़ी आतंकी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को हैरान कर दिया। रविवार को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मंसूर अहमद बानी को क्रिकेट खेलते वक्त गोली मार दी। वहीं आज सोमवार को दोपहर में पुलवामा से खबर आई है कि आतंकियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या। मृतक का नाम मुकेश है और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन दोनों ही वारदातों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने पुलवामा के कई इलाकों में फरार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। श्रीनगर और पुलवामा में हुए इन दोनों हमलों के बाद कश्मीर में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी अपनी मजबूरी का एहसास दिलाने के लिए नेता लोगों को निशाना बना सकते। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग भड़कती जा रही है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी अब हिंसक हो गए हैं। उन्होंने बीड़ में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में आग पूरे घर में फैल गई और इसकी लपटें ऊंची उठने लगी। वहीं इस आगजनी की घटना के बाद एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी ने कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन एक आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। वहीं इससे पहले शनिवार 28 अक्टूबर को तेली महासंघ के बैनर तले हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी समुदाय के लिए मिले आरक्षण से अलग ही मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को एक डर सता रहा है कि कहीं मराठों को आरक्षण ओबीसी की कोटि से न दे दिया जाए। उन्होंने कहा जिसको जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, मराठा समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामदास तड़स तेली महासंघ के अध्यक्ष हैं। तेली समुदाय के नेताओं का कहना है कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण में से मराठों को आरक्षण न दिया जाए। सांसद रामदास तड़स ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है कि मराठों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल अनशन तोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को रविवार 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक स्वागत समारोह में यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के सदस्यों, शीर्ष भारतीय व्यापारिक नेताओं और भारत सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए नीता अंबानी ने कहा, आज मैं अपनी पूरी टीम की ओर से विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस पुरस्कार को स्वीकार करती हूँ। मैं रिलायंस फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिसके माध्यम से हमने 71 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को सुधारने में मदद करने का प्रयास किया। रिलायंस में हमेशा से दूसरों के लिए बेहतर करना और जो भी लिया है उसे वापस देना सीखा। सीएसआर के मानक बनने से बहुत पहले से रिलायंस हमारे सीएमआर, हमारी कॉर्पोरेट नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करता रहा है। यह अब वी केयर के रूप में बदल गया है। हम लोगों की परवाह करते हैं, हमें मानवता की परवाह है और हम अपने राष्ट्र की परवाह करते हैं। नीता अंबानी ने यूएसआईएसपीएफ के उनके काम के लिए सराहना की और कहा कि मैं इस अवसर पर भारत और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संबंधों को गहरा करने में एक मजबूत पुल बनने के लिए यूएसआईएसपीएफ और उसके नेतृत्व की गहरी सराहना करती हूँ। केवल 6 सालों में फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच लोगों से लोगों और व्यापार से व्यापार संबंधों को मजबूत किया है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हमास के हमले का जवाब देने के लिए गाजा पट्टी पर रूस के भीषण हवाई हमले जारी हैं। इससे गाजा में रह रहे तमाम फिलिस्तीनियों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। इजरायली हमले के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहा है। रूस भी इससे अछूता नहीं है। रूस के दागिस्तान क्षेत्र में मुख्य हवाई अड्डे पर रविवार को सैकड़ों लोगों ने इजरायल के तेल अवीव से यात्रियों के पहुंचने के विरोध में विमान उतरने के स्थान पर प्रदर्शन किया और यहूदी विरोधी नारे लगाए। रूसी समाचार एजेंसियों ने जानकारी दी। रूसी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार भीड़ ने रूसी एयरलाइन रेड विंग्स के विमान को घेर लिया। अधिकारियों ने मखचकला में स्थित हवाई अड्डे को बंद कर दिया और वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मखचकला मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र दागिस्तान की राजधानी है। दागिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घायलों में पुलिस अधिकारी और आम नागरिक शामिल है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में भीड़ में शामिल कुछ लोग फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे और अन्य ने पुलिस की एक कार को पलटाने की कोशिश की। वीडियो में यहूदी विरोधी नारों की भी सुना जा सकता था और कुछ लोग यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे, जो स्पष्ट तौर पर इजरायल से आए लोगों की पहचान का प्रयास था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस ने यूक्रेन से बातचीत को तैयार होने की बात कही है। हालांकि यूक्रेन की ओर से रूस के प्रस्ताव का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। शोइगु ने सोमवार को कहा कि अमेरिका अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए भू राजनीतिक तनाव को हवा दे रहा है। साथ ही उन्होंने प्रमुख देशों के बीच टकराव के खतरे को लेकर आगाह किया। बीजिंग में रक्षा मंच यांगशन फोरम को संबोधित करते हुए शोइगु ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके एशिया प्रशांत सहयोगी क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। इस सैन्य कूटनीति पर केंद्रित चीन का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। शोइगु ने कहा कि अपना भू राजनीतिक और रणनीतिक प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के आधार को जानबूझकर कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के पूर्व की ओर विस्तार से रूस को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का उद्देश्य रूस के साथ संघर्ष बढ़ाना और प्रमुख देशों के टकराव को जोखिम को बढ़ाना है। इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सिंघम अगेन से दीपिका पादुकोण ने शेयर किया नया पोस्टर। रणवीर सिंह के साथ दिखी भगवान हनुमान की झलक। अब समाचार खेल जगत से हैं। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड की बराबरी से चूका श्रीलंकाई खिलाड़ी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। क्या टमाटर की राह पर पस्त होगा प्याज? सरकार का ये प्लान करेगा काम, फेस्टिवल में घटेगी कीमत। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव दिवस। किसानों की समस्याओं के प्रति सदैव संवेदनशील विधायक डॉक्टर शैलेंद्र गलदाड़े ने कहा। सिद्धू ने कर्नाटक को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र की आलोचना की। कर्नाटक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की गारंटी पर निर्भर है। एफडीए परीक्षा कदाचार। 80,000 रुपए कमाने वाला इंजीनियर नौकरी चाहता था, लेकिन अवैध रूप से। केरल बम ब्लास्ट मामले में सीएम विजयन की सर्वदलीय बैठक। बोले राज्यों को बदनाम करने के प्रयास के खिलाफ एकजुट हो। कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमले। फिर शुरू हुआ टारगेट किलिंग का सिलसिला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।